प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कनाडा विनीपेग से। विनीपेग ही है, WINNIPEG, मैनीटोबा। और ये छोटे बच्चे की कुंडली है, इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आप जब एक शहर से उठ करके दूसरे शहर में जाते हैं, और मुझे बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था, इतनी परेशानी होती है कि क्या ही कहें। इस बीच में आपको कई दिन तक बिना काम के रहना पड़ता है। मतलब काम मैं सोच करके भी ना लोगों की कुंडलियाँ देख पा रहा हूँ और ना अच्छे समय से वीडियो बना पा रहा हूँ। कभी बिजली वाले आ रहे हैं तो कभी मोटर वाले आ रहे हैं, कभी लकड़ी वाले आ रहे हैं तो कभी पेंट वाले आ रहे हैं। और सबसे मतलब एक अव्यवस्था वाली चीज़ है कि कोई भी एक बार आए तो अपना पूरा काम पूरा करके नहीं जाए, कुछ ना कुछ लटका के जाए। होता है। इस वजह से जो लोग फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लिए हैं उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके लिए समय निकालना, बगल में शोर हो रहा है तो कुंडली देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए, पर कार्यक्रम इसी बीच में कभी कभी, अभी मैं कार्यक्रम रात में बना रहा हूँ तो थोड़ी मुश्किल है, धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, लाइन पे आ जाएंगे। वृष लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में गुरु बैठे हैं, द्वितीय भाव में मंगल आप देख रहे हैं, तृतीय भाव खाली, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव भी लगभग खाली है क्योंकि केतु और राहु कोई ऐसे उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता नहीं है। छठा, सातवां, आठवां भाव खाली है। नवम स्थान में चंद्रमा व्यक्ति को भाग्यशाली बना रहे हैं। दसम स्थान में सूर्य, शनि और बुध बैठे हैं, और ये बैठे हैं स्थिर राशि में। सूर्य हैं चतुर्थ भाव के स्वामी, शनि है दशम स्थान के स्वामी और बुध हैं पंचम भाव के स्वामी। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के तीनों जो ग्रह बैठे हैं वो दशम स्थान को बलवान बना रहे हैं। कारण है क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में, केंद्र का स्वामी केंद्र में और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में। द्वितीय भाव से मंगल का संबंध है और द्वितीय भाव के अधिपति शनि से संबंध बना रहे हैं। किसी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है, इस वजह से मंगल यहाँ पे मारक भी होंगे, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली में 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में राहु और केतु से केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ मंगल मारक होंगे। और 12वें भाव में उच्च के शुक्र बैठे हैं लग्नेश होकर के राहु के संग। ये सबसे अच्छी बात है इस कुंडली के लिए। लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं। लग्न में ही चंद्रमा को विराजित किया है। चतुर्थ स्थान में शुक्र दिग्बली, शनि यहाँ भी दशम स्थान में, यहाँ भी दशम स्थान में। यहाँ वो अपनी राशि के थे, यहाँ वो मित्र की राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं शनि, उस भाव का स्वामी उन्हें देख रहा है। छठवें स्थान में केतु बैठे हैं, जिसके अधिपति दशम स्थान में बैठ करके, चतुर्थ स्थान में बैठ करके पत्नी को कामकाजी बना रहे हैं। और सप्तम स्थान में सूर्य बैठे हैं लग्नेश होकर के। ये विवाह के बाद भी कई बार किसी दूसरे को पसंद करना, या कई बार विवाह में मतभेदों की स्थिति भी दिखा रहे हैं या थोड़ी बहुत चपलता दिखाते हैं। अष्टम स्थान के स्वामी होकर के बुधदेव और गुरु एक साथ बैठे हैं और पंचम भाव पे इनकी दृष्टि है। इस वजह से कई बार घर परिवार के लोग ही अपने शत्रु होंगे। नवम स्थान के स्वामी नवम भाव में और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा भाव कम्युनिकेशन के तौर पे देखा जाएगा। एकादशवें भाव में गुरु और बुध का बैठना, और साथ ही साथ एकादशवें भाव के स्वामी का पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव को देखना बुध के साथ भी ये दर्शाता है कि व्यक्ति संततिवान होगा। 12वें भाव में यहाँ मीन राशि के राहु थे, यहाँ कर्क के बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे सामान्यतया एक छोटा बड़ा व्यय दर्शाते हैं। जबकि दशमांशा चक्र में लग्न कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बनते हैं। शनि उच्च के धनवान बना रहे हैं। बुध वृश्चिक राशि में कभी कभी काम में अनिरंतरता दर्शाएंगे। राहु नवम स्थान में, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जिसके स्वामी गुरु उन्हें देख रहे हैं। जबकि मंगल उच्च के बैठे हैं और शुक्र जन्म कुंडली में अष्टम स्थान में बैठ रहे हैं दशमांशा चक्र में। नवम स्थान में चंद्रमा, दशम स्थान में गुरु, सूर्य और केतु का प्रभाव है। यह लग्न कुंडली मैंने आपको इसलिए बता दी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। अब इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूँ। बहुत ध्यान से जब समझेंगे तो जन्म कुंडली का पंचांग किसी भी व्यक्ति की कुंडली के लिए या उसके जीवन के लिए बड़ा आवश्यक होता है, और वो कुंडली में बैठे ग्रहों को
प्रभावित करता है और जातक के संपूर्ण कुंडली के चक्र को प्रभावित करता है। तो जन्म कुंडली में पंचांग जो बनी है उसमें जातक का जन्म फाल्गुन माह में हुआ है, ऐसे लोग प्रेमी किस्म के होते हैं। उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभ ग्रह हैं उन सबका बल बलवान होकर के और मजबूती से परिणाम करेगा। साथ ही साथ जातक के जीवन में सकारात्मक भाव रहेंगे। इसका अर्थ होगा कि वो पॉजिटिव व्यक्ति होगा, निगेटिव नहीं होगा। वसंत ऋतु पे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, दिन बुधवार। वार के अधिपति बुध बनते हैं जो पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के दशम स्थान में दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं और अच्छे बैठे हैं। मैं उन्हें कहूँगा ये बहुत अच्छी स्थिति बनी है यहाँ पे। और दशम स्थान में पापग्रह या क्रूर ग्रह का होना व्यक्ति के जीवन के सुखों को वृद्धि में ले जाने वाला होता है। और वार के अधिपति अगर बलवान हैं तो कुंडली के 4 प्रमुख अवयव में से एक अवयव आपका बलवान हो गया। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। इस अवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार अनिरंतरता, स्वास्थ्य में बुखार, कई बार बेवजह का रुदन प्रलाप करना, रात में जागना, दिन में सोना और अव्यवस्थाएं होती हैं जहां मन कई बार विकल रहता है। छोटी मोटी परेशानियों से व्यक्ति को परेशान होते देखा जाता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाला बनाते हैं और कई बार उसे स्वतंत्र अपना कारोबार करते हुए भी देखा जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र और जन्म हुआ है परिध योग में। बहुत अगर विचार करूं तो वैश्य वर्ण और राक्षसगण यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में राजसिक माहौल देखा जाएगा। राजसिक माहौल का अर्थ होगा कि व्यक्ति कम से कम किसी भी तरीके से अपने जीवन के समस्त सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाला होगा। धनिष्ठा नक्षत्र पे वसु नाम के देवता का आधिपत्य होता है। ओम वसवः नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो ब्राह्मणों से करा देना चाहिए। या ओम वसुभ्यो नमः, वसवः नहीं होता, ओम वसुभ्यो नमः यही होता है। ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में जीवन भर धारण करना चाहिए इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके। व्यक्ति व्यापारिक मानसिकता का होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इस वजह से ये कुंडली अच्छी बनेगी। बस कमजोरी में ये कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी और जो तिथि बनी है चंद्रमा पापक हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ा घर्षण होगा। अब आइए मैं नक्षत्रों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब आगे बढ़ के बात करते हैं इनकी कुंडली में कुछ अच्छी बातें। जैसे लग्न में गुरु का बैठना बहुत अच्छा होता है। लग्न के अधिपति का केंद्र में बैठना बहुत अच्छा होता है और वो केंद्र में नहीं है। लेकिन इस पे मैंने एक सिद्धांत बताया था। अच्छा होने का अर्थ क्या है? अच्छा होने का अर्थ मैं सिर्फ अच्छा कह दूंगा और आप उस अच्छे का अर्थ क्या लगाएंगे? मैं अगर ये कहता हूँ कि केंद्र में गुरु का होना अच्छा माना जाता है तो उसका अर्थ क्या है? आप उसको अच्छा कैसे, मतलब आपके लिए वो अच्छा, उसका विस्तार क्या होगा? तो उसका विस्तार होगा व्यक्ति की आयु। उस अच्छे का अर्थ होता है व्यक्ति का व्यवहार। उस अच्छेपन का अर्थ होता है व्यक्ति की जिम्मेदारी, दाम्पत्य, विवाह, सुख सांसारिक, संतान, दार्शनिकता, दृष्टिकोण, उसकी वाणी, उसका सुख, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक वैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की, एक सिद्धांत मैंने कहा था कि लग्न के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना सर्वोत्तम और सर्वोच्च सुख देने वाला बनता है। अब इसमें आपकी कोई भी बात छूटती नहीं है। यहाँ आपको संतान मिल जाते हैं, विवाह बढ़िया होता है, जीवन का सुख मिलता है, राजनीति मिल जाती है, बड़ा पद मिल जाता है, ऊंची प्रतिष्ठा मिल जाती है। जीवन के सारे जो आयाम जो स्थापित किए गए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा उनमें आप परिपूर्ण होते हैं। अब इसके अलग से कोई शब्द नहीं बनेंगे कि लग्नेश एकादशवें भाव में बैठेगा तो व्यक्ति राजा होगा, छत्रपति होगा, व्यवहार, उसमें सब कुछ समाहित है। इस वजह से भगवान यहाँ पे 2 बातें जो सबसे ज़्यादा अच्छी बनी हैं, लग्नेश का उच्च का होना, और उसमें भी ये सिद्धांत इसमें सिर्फ इसी कुंडली पे लागू होगी। धनु लग्न की कुंडली में ये सिद्धांत लागू नहीं होगी। धनु लग्न की कुंडली में अगर लग्नेश गुरु बनेंगे तो एकादशवें भाव में बैठेंगे तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा, वो सबसे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन धनु लग्न के अतिरिक्त जितने भी लग्न की कुंडली बनेगी और उसमें लग्नेश अगर एकादशवें भाव में बैठते हैं तो ये सबसे विस्तृत और बेहतरीन बात होती है। इसका विस्तार मैं चाहे जितना कम करूं पर वो बहुत विस्तृत है। वो देखने में सुंदर है,
वो बुद्धिमान है, वो संपूर्ण सुखों का भोक्ता है, उसके पैसे अटकेंगे नहीं, वो कभी कोर्ट केस कचहरी के मामले में नहीं जाएगा, उसकी शिक्षा ऊंची रहेगी। क्यों होगा? इसका कारण एक और है। लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, और लग्न पे बैठ करके गुरु जो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के स्वामी हैं वो लग्न में बैठे, तो ये महान परिवर्तन योग बन गया। शुक्र की राशि में गुरु बैठ गए, गुरु की राशि में शुक्र बैठ गए। और जरा ध्यान से देखें तो लग्न के अधिपति लाभ में, लाभ के अधिपति लग्न में, और लाभ के अधिपति भी पंचम को देख रहे हैं, लग्न के अधिपति भी पंचम को देख रहे हैं। और पंचम में राहु नहीं बैठे हैं, केतु बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का व्यवहार, और उसके पूर्व जन्म में भी वो मंत्र जापक था, अनुशासन से रहने वाला था, बड़ों का आदर करने वाला पूर्व जन्म में भी था और इस जन्म में भी है। इसका अर्थ है कि ये बहुत उत्तम बात होगी। ठाकुर जी की पूजा करना, बड़ों का आदर करना और ब्रह्मा की सृष्टि में योगदान देना, ये बड़ी उत्तम बात होती है। तो यहाँ पे ये बात लागू हो जाती है। ये दो अच्छी बातें हो गई। तीसरी अच्छी बात और क्या हो सकती है? तीसरी अच्छी बात ये हो सकती है इस कुंडली की कि यहाँ केंद्र में जो राशि बनी है स्थिर राशि, वही स्थिर राशि यहाँ भी बनी है। ये बड़ी विलक्षण बात है, जहाँ व्यक्ति के दाम्पत्य, विवाह और नवांश कुंडली को ना बीज कुंडली कहा जाता है। और बीज कुंडली में बन रही राशियाँ और लग्न कुंडली में बन रही राशियाँ अगर दोनों सेम बन जाती हैं तो ये कुंडली के उत्तरोत्तर वृद्धि की द्योतक होती हैं। और इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे ये बेहतरीन बात होगी। जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से शुक्र का संबंध बन रहा था। कैसे? यहाँ देखिए शुक्र बैठे हैं, शुक्र इस भाव के स्वामी हैं, इस भाव में बैठे हैं। यहाँ पे लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शनि के साथ, लग्न के अधिपति शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, और उनके ठीक पीछे सूर्य बैठे हैं बुध के साथ। ये वेशीवासी योग का निर्माण होगा, जिसमें जन्मा व्यक्ति धीर, गंभीर, बुद्धिमान और श्रेष्ठ आचरण करने वाला, गंभीरता से अपनी बात रखने वाला। और इतना ही नहीं, यहाँ जो सूर्य और शनि बैठे हैं ये दशम स्थान में बैठे हैं। ये पाताल है, ये आकाश है। जन्म कुंडली के दशम स्थान में किसी भी भाव के स्वामी बैठेंगे तो उस भाव के फल की चतुर्गुणित वृद्धि करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि बुध यहाँ बैठे हैं तो धन चतुर्गुणित वृद्धि में आएगा बुध की दशा में। शनि यहाँ बैठेंगे तो व्यक्ति की सामाजिकता बढ़ेगी और वो सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा, शस योग बनेगा। और सूर्य बैठेंगे तो सुख भाव के स्वामी होकर के बैठ रहे हैं तो व्यक्ति का सुख चतुर्गुणित होगा। इसमें एक और सिद्धांत ये भी होता है कि अगर केंद्र का स्वामी कोई क्रूर ग्रह या पापक ग्रह होते हों और अगर वो केंद्र में ही बैठे हों तो ये अपने आप में राजयोग हो जाता है। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि लग्न से केंद्र में अगर गुरु बैठे हों, चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हों, अगर चंद्रमा जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों तो ये इससे अच्छी बात और कुछ होती ही नहीं है। ये 3 से 4 5 अच्छी बातें हो गई। और अच्छी बात क्या हो सकती है? इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, मतलब अष्टमेश स्थिर राशि में बैठे हैं, और लग्नेश द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं। तो इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, केंद्रांश संख्या त्रिगुणम विधाय, ऐसे करके। तो अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी, ये श्लोक पूरा मैं नहीं बोल रहा और इसकी शुरुआत ऐसे ही है, तो अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठे होते हैं और अगर स्थिर राशि में बैठे हैं और लग्न के अधिपति अगर द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति कभी भी शतायु होता है, उसकी आयु अच्छी होती है। और इतना ही नहीं, वो कभी भी अकाल मृत्यु में उसकी मृत्यु नहीं होती है। दशमांशा चक्र पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। दशमांशा से पहले नवांश में देखिए तो केंद्र के सारे घर भरे पड़े हैं। लग्नेश लग्न को देख रहे हैं सप्तम में बैठ करके, जन्म कुंडली के चतुर्थेश चतुर्थ को देख रहे हैं दशम में बैठकर, सप्तमेश दशम में बैठ करके सप्तम को देख रहे हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव के स्वामी शुक्र दशम को देख रहे हैं, और जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, जिस पे सूर्य का प्रभाव है और कोई पापग्रह उन्हें नहीं देख रहा। इसका अर्थ होगा कि नवांश कुंडली के 3 जो घर हैं वो बड़े सुरक्षित हैं। लग्न सुरक्षित है, चतुर्थ सुरक्षित होगा, दशम सुरक्षित होगा, सप्तम सुरक्षित होगा। इस हिसाब से नवमांश कुंडली भी बलवान बन गई। अब विचार जब दशमांशा कुंडली का करते हैं तो यहाँ के पंचमेश यहाँ के लग्नेश बनते हैं और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, शनि उच्च के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब सारा धन कमाएगा और पूरे न्याय से कमाएगा। गुरु की दृष्टि पर जाने से व्यक्ति कंसल्टेंसी लेता है या देता है, कानूनी जानकार होता है, तकनीकी समझ उसकी अच्छी होती है
और प्रोफेसर होता है बाजार के धन के आवागमन को नियंत्रित करने वाला, टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाला या स्वतंत्र होकर के अपना कारोबार करने वाला होता है। आइए अब आपकी कुंडली में नक्षत्रों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली में नक्षत्र पे ध्यान करते हैं तो लग्न का मान 26 अंश का बना है, जिसे प्रबुद्ध कहते हैं, पर हालांकि ये प्रबुद्ध तो नहीं पर थोड़ा ढलान पे है, मतलब वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति और लग्न जो है वो स्थिर राशि का बना है, तो ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी तो होते हैं, पुत्रवान भी होते हैं, पर उनको जल्दी निर्णय लेने में दिक्कत होती है ना। मतलब अवसर निकल जाए तब तक वो निर्णय में ही उलझे रहते हैं और अपनी गंभीरता कुछ ज़्यादा ही विशेषतया प्रकट करने वाले होते हैं। मतलब वो कई बार दिखाते हैं कि मैं गंभीर हूँ, इस वजह से कई बार नुकसान के योग बन जाते हैं। जिद्दी भी होते हैं। वृष लग्न की कुंडली स्थिर लग्न की है तो व्यक्ति के स्वभाव में एक जिद्दपन और हठपन दोनों आ जाता है। लग्न में गुरु 17 अंश के बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र के और चंद्रमा को देख रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग कहें या दृष्टि संबंध से यशस्वी योग कहें, ये सब जातक के जीवन में देखने को मिलेगा। गुरु अगर लग्न में नहीं होते तो कुंडली सफल नहीं होती, लेकिन चूंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं इस वजह से लक्ष्य में कम तो दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति, लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का समन कर देते हैं। इस वजह से ये कुंडली व्यवस्थित बन जाएगी। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसी स्थिति होती है। दूसरा कि मंगल बैठे हैं 22 अंश 50 अंश के 50 कला के साथ पुनर्वसु नक्षत्र में। गुरु बहुत अच्छे हैं, इस वजह से मंगल भी ठीक है। हालांकि मंगल दूसरे भाव में जो होते हैं अगर उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो मंगल यहाँ बिल्कुल ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं। मतलब क्या है कि वो ग्रह स्वतंत्र होकर के फल करता है। या द्वितीय भाव में बैठे हैं तो इन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई भी ग्रह उन्हें देख नहीं रहा है। द्वितीय भाव पे आप जब देखेंगे तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस वजह से इस कुंडली में जो मारक ग्रह हैं जो मंगल हैं, और ये आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत है कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अकेले मंगल अगर अच्छे नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, क्योंकि मिथुन राशि से उनकी कोई अच्छी ऐसी मैत्री होती नहीं है, तो क्या होगा कि वो ग्रह अपनी दशा काल में स्वतंत्र या सामान्य या बड़ा ही एक असहज सा परिणाम देता है। शास्त्रकार तो ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल जिन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो और अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, या तो नीचा विलासी हैं या शत्रु के घर में हैं, मतलब अपने भाव में नहीं बैठे हैं, तो वो बिल्कुल ही शून्य परिणाम देते हैं। मतलब वो ग्रह आपकी कुंडली में है ही नहीं, वो बस जब आएंगे तो बहुत सामान्य सा दे करके चले जाएंगे। तो इस कुंडली का मार्केस, अब इस कुंडली के ऊपर जातक के ऊपर परमात्मा ने कैसी कृपा करी कि मंगल बलवान नहीं हुए, क्योंकि मारक ग्रह थे इस कुंडली के लिए, और अगर मारक ग्रह बलवान हो जाएगा तो बड़ा परेशान करेगा। लेकिन यहाँ पे मंगलदेव परेशान करने वाले ग्रह बन रहे हैं, मारक बन रहे हैं, और वहाँ पे उनके ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। इस वजह से एक ऐसा बल जातक को मिल रहा है कि वो ग्रह बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होकर के जातक को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और ये जातक के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये कमज़ोर भी होंगे क्योंकि मंगल की दशा में जातक को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, और अच्छाई इस मामले में होगी कि ये ग्रह आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के परिणाम नहीं करेगा। क्लियर है? मतलब मंगल की दशा में जो जातक की कुंडली में अभी चल रहा है 2030 तक, बहुत अच्छी बात है कि ये शैशवावस्था तक ये दशा निकल जाएगी, और ये जातक के लिए बहुत अच्छी बात में से एक होगी, है ना। मतलब हमें मंगल की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। चोट चपेट की घटनाएं, गिरना पड़ना, दांत टूटना, और द्वितीय भाव में मंगल है तो निश्चित रूप से चोट लगता ही है। माथे पे कट लगे, ललाट कटे, चेहरे पे कहीं कट हो, ऐसी चीज़ों से बच के रखना है। 2030 के जून तक ये दशा चलेगी। अगर हो सके तो कभी कभी छोटा मोटा सामान्यतया घर में बजरंगबली की पूजा वगैरह भी करवा देनी चाहिए। तृतीय चतुर्थ पंचम भाव खाली है। पंचम भाव में केतु बैठे जो व्यक्ति को मंत्रों का जापक बनाएंगे, अनुष्ठान करने वाला, दानी और परोपकारी और दूसरों की मदद करने वाला बनाएंगे। गरीबों की मदद करने वाला होगा, किसी को सताएगा नहीं। अपनी पद और प्रतिष्ठा का व्यक्ति गलत इस्तेमाल नहीं करता।
छठा, सातवां, आठवां भाव खाली है। नवम स्थान में 26 अंश के चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, जिसमें मकर राशि बनी है, जिसके ऊपर वैसे अभी कोई साढ़े साती वगैरह परेशान करने वाली नहीं है। मकर राशि के ऊपर और मंगल का प्रभाव है, मंगल की उच्च दृष्टि प्राप्त हुई। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ है और उसके बाद 8वीं दृष्टि है। तो चंद्रमा के ऊपर मंगल और चंद्रमा के ऊपर केतु और चंद्रमा के ऊपर गुरु, दोनों का प्रभाव, 3 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। तो जब चंद्रमा के ऊपर एक से अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो चंद्रमा बलवान होने लगते हैं। और कृष्ण पक्ष के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी के चंद्रमा पापक हैं, भाव में अच्छे बैठे हैं, बनते हैं पराक्रमेश, भाग्य में बैठे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, केतु से दृष्ट होकर के धार्मिक बन रहे हैं, मंगल से दृष्ट होकर के व्ययी बन रहे हैं, और गुरु से दृष्ट होने के कारण अनुभवी और मर्मज्ञ बना रहे हैं, और साथ ही साथ यशस्वी भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा भी अब लगभग अच्छे ही परिणाम देने वाले ग्रह बन जाएंगे। सूर्य बैठे हैं 14 अंश के, अवस्थागत बहुत अच्छी स्थिति में, राहु के नक्षत्र में है। शनि 26 अंश के बैठे हैं, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में है। और बुध बैठे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, ये भी गुरु के नक्षत्र में है। इसका अर्थ होगा कि ग्रह तीनों चारों अच्छे और बेहतर स्थिति में बैठ रहे हैं और दशम स्थान को कहीं न कहीं बलवान बना रहे हैं। एकादशवें भाव में उच्च के शुक्र, दशम स्थान में स्वग्रही शनि और त्रिगुणस्थ। 20 अंश के हैं, 26 अंश के हैं तो थोड़े कमजोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ठीक है। शुक्र और राहु एकादशवें भाव में बैठ करके, इस पर मैंने कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के या तो धन भाव से या तो लाभ भाव से जब कभी भी शुक्र या राहु का संबंध बन जाए तो ये दशा जातक के जीवन के लिए सबसे अच्छी और उत्तमोत्तम दशाओं में से एक होती है। इसका अर्थ होगा कि जातक के जीवन में शुक्र और राहु की दशा, उसके साथ गुरु की दशा, उसके साथ बुध, शनि और सूर्य के साथ चंद्रमा और केतु की दशा, मंगल को छोड़कर के सारे ग्रह दशाएं लाभ देने वाली हों। इस कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह बैठा है वह आपकी कुंडली में बुध बैठे हैं 28 अंश के, और नवांश कुंडली में वो ग्रह स्वग्रही है। दशमांशा कुंडली में वो ग्रह वृश्चिक राशि में लग्नेश होकर के बैठ रहे हैं, और धनेश ही आत्मकारक ग्रह है। नवांश कुंडली के लाभेश स्वग्रही, वही आत्मकारक यहाँ भी बन रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी स्थिति अच्छी बन रही है। तो मेरे हिसाब से इस कुंडली के लिए बुध देव की दशा सबसे अच्छी जाएगी, और बुध आपके आत्मकारक ग्रह हैं। आत्मकारक ग्रह अगर बलवान बैठा हो, मजबूत बैठा हो, बेहतर स्थिति को प्राप्त कर रहा हो तो कुंडली को बल प्राप्त होती है और कुंडली आगे बढ़ जाती है। बैंकिंग, शेयर, सिविल इंजीनियरिंग, कानून और साथ ही साथ कंसल्टेंसी के साथ मार्केटिंग और ऊंची शिक्षा, ये सब आपकी कुंडली में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ तो लग्न के अधिपति एकादशवें भाव में बैठे हैं, और एकादशवें भाव से 11 घर आगे जन्म कुंडली का नवम स्थान बनेगा। यहाँ बैठे हैं 11 घर आगे, तो यहाँ से जब 11 घर आगे गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एकादशवें भाव यानी कि जन्म कुंडली के लग्नेश जहाँ बैठे 11 घर आगे बैठे, तो यहाँ से 11वें घर की स्थिति में चंद्रमा की स्थिति बन रही है और वो गुरु से दृष्ट हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने वाला होगा, मजबूत, धनाढ़ और बेहतरीन इंसान के तौर पे समाज में जाना जाएगा, लक्ष्मी संपन्न युक्त होगा। क्लियर है? वार के हिसाब से इस कुंडली के लिए शुक्रवार और बुधवार अच्छे होंगे। अंक इस कुंडली के लिए 3 और 6 बहुत अच्छे होंगे। नक्षत्र दान करने के लिए धनिष्ठा बहुत अच्छा होगा। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु और साथ ही साथ भरणी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे होंगे। तो इतने सारे नक्षत्र और इतने सारे पक्ष मैंने आपको बताए हैं। इस कुंडली में मारक अगर कोई बनेगा तो मंगल बनेंगे, हमें उसकी ही दशा अभी जो चल रही है उसमें थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी होगी। बाकी वैसे ये कुंडली बहुत बेहतरीन है और काफ़ी सुरक्षित भी है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना होगा तो मैं हूँ, घबराना नहीं है। बहुत बहुत नमस्कार।